सर्कल में नेक्स्ट आज अपन पढ़ेंगे। छोटे में आपने ये सीखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से यदि आप सर्कल पर टेंजेंट बनाएं मतलब एक तो बात हमने पहले करी थी पोजीशन ऑफ पॉइंट की, कि जब पोजीशन ऑफ पॉइंट व्हेन पॉइंट लाइज ऑन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो आप उस पॉइंट पर सर्कल का एक टेंजेंट बना सकते हो। टेंजेंट बनाने के लिए दो तरीके अपन ने यूज किए थे, क्योंकि टेंजेंट के लिए आपको पॉइंट चाहिए और स्लोप, और इसमें जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हो तो लाइन हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनती, जिसको आपने नॉर्मल बोला, तो उससे आप स्लोप निकाल लेते थे। या दूसरा तरीका आपका स्लोप निकालने का था, डिफरेंशिएट करके आप स्लोप फाइंड करते थे। इस तरीके से व्हेन पॉइंट लाइज ऑन दी सर्कमफरेंस, सो अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते थे। नाउ अब अपन बात कर रहे हैं कि जब पॉइंट आपका लाइज आउटसाइड दी सर्कल, तब क्या होगा। तो ये देखिए, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, जब पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, and in this case, Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। जब पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है, वेरी गुड मॉर्निंग हर्षल भाकरे, तो आप दो टेंजेंट बना सकते हैं इस तरीके से। दिस इज अवर पॉइंट P(x1, y1), और अभी हमारा पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। जब पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो जैसा आपको बताया कि दो टेंजेंट आप इस पे बना सकते हैं। टेंजेंट बनाना टच करता हुआ जाना। और आप इसमें जानते थे कि यदि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं Q और R नाम दूं, तो आपने बहुत छोटे में पढ़ा है कि PQ और PR जो है बिल्कुल बराबर हो। ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट बिल्कुल बराबर होती है। आज अपन इसी बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि PQ PR बराबर होते हैं, बट उनकी लेंथ होती कितनी है। मतलब मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पर टेंजेंट बनाओगे, पहले अपन ने बात ये करी थी कि ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो अपन ने टेंजेंट निकाली। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब पॉइंट बाहर होगा सर्कल के, तो आप सर्कल पर टेंजेंट बनाओगे, तो टेंजेंट का लेंथ अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये जो P और Q के बीच की डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, इट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर PQ और PR जो है, दे आर कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ये अपन ने बहुत छोटे में पढ़ा था कि दोनों जो टेंजेंट्स के लेंथ हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये पहले अपन ने पढ़ा था कि बराबर होते हैं, लेकिन होते कितने हैं वो आज अपन वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों सर्कल के लिए, मतलब पहले अपन सेंटर ओरिजिन पर ले लेते हैं, तो बड़ा इजीली अपन निकाल सकते हैं कि जब आपका सर्कल का सेंटर 0,0 पर होगा और सर्कल की रेडियस R होगी, मतलब सर्कल का इक्वेशन में x² + y² = R²। सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस इसका R है। तो इस केस में ये जो PQ का लेंथ है ये कितना होगा, ये अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो PQ और PR लेंथ में इक्वल होते हैं, और ये जो लेंथ आती है ये लेंथ आती है √S1। और S1 क्या है, तो वेयर S1
पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, मतलब x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर और r स्क्वायर। ये S1 की वैल्यू होती है। S1 आपने पहले भी पढ़ा हुआ है जब आपने पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ी थी, क्योंकि आप जानते हो कि S1 पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट लाइज आउटसाइड, S1 जीरो हो जाएगा तो पॉइंट लाइज ऑन टू द सर्कमफरेंस, और S1 नेगेटिव आएगा तो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। तो ये है वो S1। तो इतना सा होता है बस कि ये जो लेंथ आती है PQ और PR की, ये जो दोनों लेंथ है ये भी रूट S1 होती है, और ये जो लेंथ है ये भी रूट ओवर S1 है। PQ और PR का जो लेंथ है वो रूट S1 होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अपन PQ और PR का लेंथ रूट S1 कैसे आता है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा वेरिफिकेशन है। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि जब आप P और C को ज्वाइन कर दोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, एंगल राइट एंगल क्यू पे फॉर्म होता है, मतलब CQP या PQC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको CP का लेंथ आसानी से मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल CQP, लेंथ ऑफ CP जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से C और P के बीच का डिस्टेंस आएगा रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। एंड ये जो आपका PQ का लेंथ होगा, ये PQ का लेंथ बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये आएगा CP का लेंथ माइनस CQ का लेंथ। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। CP की लेंथ का स्क्वायर आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और CQ का लेंथ रेडियस है। और आप जानते हो कि इसी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को आप h1 लिखते हो, तो ये हो गया h1। सो देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू रूट h1। ये हमने वेरीफाई किया। तो आगे से याद रखिए कि कभी भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट बनाई जाए तो वो टेंजेंट का लेंथ आप रूट S1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज दी वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। PQ PR बराबर होते हैं, और वो बराबर जो होते हैं वो रूट S1 के बराबर होते हैं। और S1 सिंपली कुछ नहीं है, सर्कल की इक्वेशन को पॉइंट से सेटिस्फाई कराना है बस आपको। ये पॉसिबल लेकिन तभी होगा व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सर्कल, तभी दो टेंजेंट बनेंगे, और उन टेंजेंट का लेंथ अपन रूट S1 करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको नोट करिए। और एक और अपन आप जनरल सर्कल के लिए भी फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं। जनरल सर्कल के लिए भी लेंथ यही रूट S1, हर जगह रूट S1 है। आप ये हमेशा याद रखो, सर्कल कोई सा भी आएगा बस रूट S1 कैलकुलेट कर देना। मैं इसको जनरल सर्कल के लिए वेरीफाई करता हूँ सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट यू टेक, सर हाँ बोलिए कुणाल। सर रूट S1 जो है वो P से Q तक की लेंथ है ना? नहीं, रूट, हाँ, P से Q तक की लेंथ, PQ या फिर PR कोई भी बोल लो। ओके सर। क्योंकि PR भी उतना ही आएगा, वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होता है। व्हेन यू ज्वाइन दीज टू, जब R और C को ज्वाइन करेंगे तब भी राइट एंगल फॉर्म ही होता है। तो इससे भी वही आता है। सर ये थ्योरम तो 10th में था। हाँ, 10th में था, लेकिन 10th में आप ये रूट S1 नहीं पढ़ते थे, लेंथ नहीं पढ़ते थे, आप ये पढ़ते थे बस PQ और PR बराबर होता है। लेकिन वो कितने के बराबर होता है, क्योंकि 10th तक आपके पास सर्कल की इक्वेशन नहीं थी। अपन केवल सर्कल जानते थे, उसका रेडियस जानते थे, एरिया जानते थे, सरकमफेरेंस जानते थे, लेकिन सर्कल किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है ये अपन नहीं जानते थे 10th तक। क्योंकि 11th में आपने पढ़ा, इसलिए अपन ने उसकी लेंथ बराबर होती है वो 10th तक था, लेकिन कितने के बराबर होती है, वो लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, नंबर कितना आएगा, वो लेंथ कितनी आएगी, वो ये फॉर्मूला है रूट S1। सर वेयर S1 करके वो जो समझा दो ना एक बार। S1 तो सिंपली है, S1 आपने पढ़ा ना पोजीशन ऑफ पॉइंट जब पढ़ते थे, कि जब पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सर्कल या इनसाइड दी सर्कल या लाइज ऑन टू दी सर्कमफेरेंस, तो आपने वहां पर भी ये S1 लिखा है। S1 का मतलब क्या होता है, ये सर्कल के इक्वेशन को ये पॉइंट से सेटिस्फाई कराना, मतलब x की जगह x1, y की जगह y1 लिखना। तो S1 आपने पहले भी लिखा हुआ है।
जब आपने पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल पढ़ा था, वही है S1। चलिए इसको नोट कर लीजिए। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन में मैं आपको ये बताऊं कि जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from 2, 3 onto circle x square plus y square equals to 5। ये आपने क्या करना है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वो सिंपली क्या होगी, सॉल्यूशन में सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू रूट ओवर S1। अब S1 क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे डालना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 minus 5। When you calculate this gives you root 8 which is 2 root 2। इतना है बस, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, 2 root 2 आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। सर आर स्क्वायर होता है ना? हाँ सर, √5 आएगा ना वहाँ पे। ये आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर यहाँ पे 5 है, आप √5 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अरे समझ गया मानसी? सर मेरा डाउट नहीं था। किसने पूछा था आर स्क्वायर आएगा? सर वहाँ पे √5 आएगा ना, मतलब R² लिखा रहता ना। आओ ना, तो क्या दिक्कत जा रही तुमको? ये √5 का स्क्वायर लिख देना, ठीक है। हाँ अब इसको √5 का स्क्वायर लिखोगे तो जब √5 का स्क्वायर आएगा मतलब 5 ही आएगा, कैसे भी कर लो। फॉर्मूला में क्या है, आर स्क्वायर है ना। हाँ सर। आर स्क्वायर का वैल्यू 5 है, तो सीधा आर स्क्वायर का वैल्यू 5 लिख दिया, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला ये, ठीक है। सो ये हो गया तब जब सेंटर आपको ओरिजिन पर था। अब मैं इसका एक और फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, जब सेंटर आपका -g - f पे होगा, मतलब जनरल इक्वेशन होगी, तब भी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि लेंथ तब भी √S1 ही होती है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 2, और अब हम यहाँ पर सर्कल अपना जनरल इक्वेशन ले, अगेन कंडीशन वही है कि यहाँ भी पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सर्कल, बट अब हमारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो चेंज हो गया, यहाँ पर सेंटर चेंज हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट अब आएगा -g - f, और रेडियस अब आपकी आएगी स्क्वायर रूट ओवर g² प्लस f² - c। जनरल इक्वेशन के लिए रेडियस √g² प्लस f² - c और सेंटर -g - f है। सर्कल की इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, तो मैं सर्कल का इक्वेशन भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर अवर इक्वेशन ऑफ सर्कल है एस, जो मैंने लिया वो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये सर्कल, यहाँ भी बात बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल CQP, अपन जब CP का लेंथ हम निकालेंगे तो CP का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा, और CP का लेंथ अब डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाओगे तो ये बनेगा x1 प्लस g का स्क्वायर, यहाँ पर चेंज आएगा, और y1 प्लस f का स्क्वायर, एंड व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट जो अपन यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका, सो यू गेट CP का लेंथ स्क्वायर रूट ओवर x1 स्क्वायर, ये वाला y1 स्क्वायर, फिर आएगा 2gx1
फिर आएगा यहाँ से 2f(y1), फिर आएगा g² प्लस f। ये हो गया आपका सीपी का लेंथ। अब वी गेट सीपी और अपन को सीक्यू पता ही है, तो अब हम पीक्यू लिख सकते हैं। सो हियर वी राइट पीक्यू। नाउ पीक्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। सो नाउ पीक्यू की लेंथ वही होगी, पीक्यू बराबर होगा स्क्वायर रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है ये, इट इज सीपी स्क्वायर माइनस सीक्यू स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए अब इसको। सीपी का स्क्वायर जब आप डालोगे यहाँ पर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2f(y1) प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और इसमें से ये आ गया। और अब सीक्यू, सीक्यू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, और जो बचता है वो रूट S1 के बराबर बचता है। ये आएगी लेंथ। और अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि दिस इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, विच इज अवर रूट S1। तो यहाँ भी सर्कल का आप कोई भी इक्वेशन ले लें, आपको सेंटर रेडियस मिल जाएगा। वंस यू गेट द सेंटर रेडियस यू गेट द लेंथ। तो दूसरे सर्कल के लिए जब सेंटर हमने माइनस जी माइनस एफ पे लिया, जनरल इक्वेशन सर्कल के लिया, तब भी लेंथ रूट S1 ही होती है। डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, सेंटर रेडियस अपनी जगह बदलेंगे लेकिन लेंथ वही रहेगी रूट S1। बस रूट S1 डिपेंड करेगा सर्कल की इक्वेशन पर। आपने याद रखना है S1 की वैल्यू ये, तो इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर हाँ जी। सर वो पीक्यू से जहाँ से लिखे सर, वो पीक्यू के स्टेप समझा दो नहीं। PQ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस का थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि इस साइड का स्क्वायर जो है वो इन दोनों साइड की स्क्वायर के सम के बराबर हो। मतलब पाइथागोरस थ्योरम से आप देखोगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो सीपी का स्क्वायर जो होगा इट इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। ये CQ स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो PQ स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट ले लो तो CP स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर बराबर P। ये यूज किया है, ये यहाँ पर यूज किया। समझ गया रवि कुमावत? सर उसके नीचे वाली। उसके नीचे तो फॉर्मूला वैल्यू डाला है ना बस। ये CP का लेंथ है, ये यहाँ पे डाल दिया, और CQ का लेंथ ये लिखा हुआ है, ये CQ का लेंथ है, तो यहाँ डाल दिया। दोनों की लेंथ, इसकी वैल्यू पुटअप कर दी और इसकी वैल्यू। CP की वैल्यू ये लिखी है, ये CP है, और CQ का वैल्यू ये दोनों का वैल्यू पुटअप कर दिया। समझ गया सर। ओके, चलिए अब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है इसका यूटिलाइजेशन मैं अगले कंसेप्ट में कर रहा हूँ। अगला कंसेप्ट पढ़ना था इसलिए हमने पहले आपको ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बताया। अब वो अगला कंसेप्ट क्या है वो ध्यान से समझिए। तो नेक्स्ट हेडिंग है, डिफरेंट हेडिंग है, और इट इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। थर्ड पेज पे जाएंगे और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेडिकल एक्सिस।
Next heading is radical axis. ये क्या होता है समझिए, डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेडिकल एक्सिस, तो डेफिनेशन इज, it is locus of moving point which moves so that the length of tangents drawn from it to the circles are equal. ये डेफिनेशन। रेडिकल एक्सिस ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस है जिससे यदि आप दो सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें वो टेंजेंट्स की लेंथ बिल्कुल इक्वल आए। तो लोकस का मतलब हो गया पाथ, पॉइंट जिस पाथ पे चलेगा उस पाथ को हम बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। मतलब जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसका पिक्चराइजेशन आप देखें यदि, तो वो ऐसा है कि हमने यहाँ पर दो सर्कल लिए हैं, S1 equals to 0 and this is S2 equals to 0. और आपको ऐसे पॉइंट्स का लोकस चाहिए जिससे हम इन दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें। मान लो दिस इज अवर मूविंग पॉइंट x1, y1, और जब आप इन पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट्स की लेंथ बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। ये लेंथ और इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट्स की जो लेंथ है ये बिल्कुल बराबर बराबर होंगे। तो ये पॉइंट जिस पाथ पे मूव करेगा वो पाथ आपका हमेशा रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। और हमेशा याद रखें यदि आपने सर्कल की इक्वेशन S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0 लिए हैं तो इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर S1 एंड S2 0, तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस जो होती है it is simply S1 minus S2 equals to 0। आप इन दोनों सर्कल के इक्वेशन को उठा के सीधा सब्ट्रैक्ट मार दीजिए और सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो इक्वेशन मिलेगा वो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो रेडिकल एक्सिस एक्चुअली ये लाइन है, इसको आप बोलेंगे रेडिकल एक्सिस। इसकी इक्वेशन हमने लिखी है S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा दिस इज रेडिकल एक्सिस। मतलब इस लाइन से यदि दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट्स की लेंथ बराबर बराबर आएंगे। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारों को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो एक हमको लाइन मिलती है, इसी लाइन को हम रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। तो अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये दो सर्कल के इक्वेशन यदि S1 और S2 0 दिए हैं तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन S1 माइनस S2 कैसे बन गई। तो इस फार्मूला का वेरिफिकेशन आप देखें, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है और बड़े इजीली आ जाता है क्योंकि अपन ने इसका लेंथ अभी पढ़ लिया। किसी पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ टेंजेंट की लेंथ आपने पढ़ी। तो मैं यदि सर्कल के इक्वेशन ये कंसीडर कर लेता हूँ कि लेट पहला सर्कल का इक्वेशन हमने ले लिया x² y²
2g1x 2f1y प्लस c1 बराबर 0। और सेकेंड सर्कल की इक्वेशन मैंने ले ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। ये s1 s2 दो सर्कल की इक्वेशन ली है। अब ये फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए बाय डेफिनेशन ये जो रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन आपने पढ़ा, इसके मुताबिक पी क्यू और पी आर जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर होने चाहिए। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। और आपने अभी ये पढ़ा है कि किसी पॉइंट से जब हम सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो पी क्यू का लेंथ रूट s1 होता है। तो ये जो पहले सर्कल पर यदि आप x1 y1 से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ये टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला बनेगा आपका x1 स्क्वायर, ये अभी पढ़ा था आपने, y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1। और ये जो लेंथ आएगी ये आएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2g2x1 2f2y2 सॉरी y1 प्लस c2, यहाँ पर g1 f1। ठीक है, रूट s1 का मतलब केवल x की जगह x1 और y की जगह y1 लिखना है। यहाँ x1 आएगा, यहाँ y1 आएगा, यहाँ x1 आएगा, यहाँ y1 आएगा, और यहाँ भी x1 y1 xy की जगह पर x1 y1। मतलब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड कैंसिल कर देंगे, या आप बोले तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। जब स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे और उसके बाद x1 y1 स्क्वायर x1 y1 स्क्वायर कट जाएगा। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी ये सारे टर्म यहाँ पर ट्रांसफर कर देना। तो ये जब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा इट इज ट्वाइस g1 माइनस g2x प्लस 2 f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। और आप देख रहे हो यदि मैं इस सर्कल की इक्वेशन में से इस सर्कल की इक्वेशन को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो भी यही इक्वेशन मिलेगा। मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन यदि मैं बाय डेफिनेशन बात करूं तो बाय डेफिनेशन पी क्यू और पी आर बराबर होंगे। पी क्यू पॉइंट पी से पहले सर्कल पे डॉट टेंजेंट का लेंथ है और पी आर पॉइंट पी से सेकंड सर्कल पे डॉट टेंजेंट का लेंथ है। टेंजेंट्स के लेंथ ये होते हैं और उसके बाद अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इट कैन बी रिटन s1 माइनस s2 0। तो इसलिए रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन s1 माइनस s2 बराबर 0। इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक बात जो आपने हमेशा याद रखनी है, ये याद रखें कि रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। रेडिकल एक्सिस जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जिससे आप दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो उन टेंजेंट्स की लेंथ बिल्कुल बराबर आने चाहिए। और इसलिए चूंकि s1 माइनस s2 रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है तो याद रखें कि ये जो सर्कल की इक्वेशन जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दे आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे आपको बताया था कि सेंटर और रेडियस निकालते वक्त सबसे पहले आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अदरवाइज यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हो तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, और जब 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर में से मैं ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा, आपने स्टैंडर्ड बनाए बिना डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं मिलेगी, तब आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म भी आएंगे। और जब किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म आ गए तो फिर वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इज अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई के हाईएस्ट पावर 1 होती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालें
तो इसका मतलब है जो आपने याद करना है कि रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से भी पहले एक बात जो बात याद रखनी है वो ये है कि ये जो दोनों कर्व हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहीं पर आप नोट कर लें। कई बार अपन बहुत जल्दबाजी में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं देखते सर्कल का, सीधा उठा के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर आपका आंसर मैच नहीं करता। तो दे आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, ना टेक दी स्क्रीनशॉट। मैं कुछ दो पर्टिकुलर केस आपको भी बता रहा हूँ इसमें। सर सर डायरेक्ट टेंजेंट्स वही होते हैं ना, जो मतलब जैसे वो बीच में से जो ज्वाइन करे उसी को बोलते हैं ना। हाँ हाँ, तो सर उनका इंटरसेक्शन ये एक्सिस पे लाई करेगा, इनका इंटरसेक्शन डायरेक्ट टेंजेंट्स का। नहीं, ये जो सेंटर्स को जो आप ज्वाइन करोगे, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन इस रेडिकल एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। अच्छा ठीक है। हाँ, सर आपने क्या क्या एक बार रिपीट करो। ये प्रॉपर्टी है इसकी, व्हेन वी ज्वाइन दीज टू सेंटर्स, तो ये जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन है इस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, रेडिकल एक्सिस पे मतलब रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। यदि मैं इन सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं तो ये जो रेडिकल एक्सिस है इसकी खासियत ये होती है कि ये दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर आता है। तो ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। दोनों सर्कल के सेंटर आपके पास हैं, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल सकते हो। इसका भी स्लोप आपके पास है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके देखना, -1 आ जाएगा तो वो परपेंडिकुलर शो हो जाता है। इजीली कर सकते वेरीफाई। अब देखिए, मैं इसके कुछ आपको पर्टिकुलर केस बता रहा हूँ। पर्टिकुलर केस में ये है कि अभी तो मैंने सर्कल अलग अलग लिए हैं, अब मैं इन सर्कल को थोड़ा सा करीब ला रहा हूँ, और इतना करीब ला रहा हूँ ताकि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करें। तो जब आप ये दोनों सर्कल को एक दूसरे के करीब लाओगे और ये सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे, उस केस में रेडिकल एक्सिस जो है वो दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। जो आपने कल केस पढ़ा था कि व्हेन सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो उस केस में रेडिकल एक्सिस बिकम देयर कॉमन टेंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस बिकम देयर कॉमन टेंजेंट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। मतलब इसका पर्टिकुलर केस है कि हो तो ये भी सकता है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को, जरूरी थोड़ी है पोजीशन यही हो, सर्कल की इक्वेशन आपको दी है और सर्कल की इक्वेशन से आप ये पहचान सकते हो कि वन सर्कल लाइज आउटसाइड द अदर या बोथ द सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, सो ये भी कंडीशन हो सकती है कि बोथ द सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, मतलब यदि उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम के बराबर हो जाए तो दीज टू सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, एंड इन दिस केस the radical axis become their common tangent। और कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन यदि अब आपको निकालनी पड़े, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि मैं कॉमन टेंजेंट भी आपको निकाल के बताऊंगा, तो इस तरीके से इस एक सिचुएशन से आप वो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हो। मतलब मैं यहाँ पर इसके कुछ पर्टिकुलर केस अब आपके सामने रखा हूँ रेडिकल एक्सिस के। 4th पेज पे जो मैंने आपको बोला वो लिख देता हूँ यहाँ पर कि व्हेन S1 equals to 0 and S2 equals to 0 touches externally, then radical axis becomes their common tangent, and therefore
equation of common tangent is S1 minus S2 equals to, तो जो सिचुएशन हमने बनाई वो ये है कि जब दो सर्कल आप बनाओ और ये सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, दिस इज S1 इक्वल्स टू 0, ये दूसरा सर्कल है S2 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में जो इनकी रेडिकल एक्सिस आपने अभी पढ़ी थी, वो रेडिकल एक्सिस इनकी कॉमन टेंजेंट बन जाती, कॉमनली टच करने वाली लाइन बन जाती। तो यही रेडिकल एक्सिस अब कॉमन टेंजेंट कहलाने लगेगा, और उस केस में जो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है वही कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन है। मतलब ये कॉमन टेंजेंट ऑफ S1 माइनस S2 बराबर 0, ये कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन होगा। यहाँ भी हमेशा याद रखना है कि जब सर्कल के इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दे आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है। नाउ द सेकंड सिचुएशन इज, जब आप इन दो सर्कल्स को और करीब लाएंगे ताकि बोथ दी सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जब सर्कल एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने लगे, when circles S1 equals to 0 and S2 equals to 0 intersect at two distinct points, then radical axis becomes their common chord, जिसका इक्वेशन S1 माइनस S2 बराबर 0। तो अगेन जो रेडिकल एक्सिस है वही कॉमन कॉर्ड, मतलब हर बारी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हम लिख रहे हैं, लेकिन पोजीशन पर डिपेंड करेगा। जब वन सर्कल लाइज आउटसाइड दी अदर, जब बिल्कुल पहली सिचुएशन होगी तब अपन उसको रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। व्हेन द सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, तो फिर इट इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट, और जब सर्कल intersect each other at two distinct points, then the radical axis becomes their common chord, और again the equation of common chord is S1। मतलब जब आपको दो सर्कल के लिए कॉमन chord का इक्वेशन निकालना होगा तो उस केस में कॉमन chord की इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। रेडिकल एक्सिस ही है बट वो अब कॉमन chord बन जाएगी। ये हो गया कॉमन chord। तो हर बारी रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट बनेगी या कॉमन chord बनेगी या रेडिकल एक्सिस होगी। तीनों भी सिचुएशन में जब आपको रेडिकल एक्सिस निकालना हो, जब आपको कॉमन टेंजेंट निकालना हो, जब आपको कॉमन chord निकालना हो, इक्वेशन हमेशा S1 माइनस S2 0 होगा। बट आपने ये याद रखना है कि सर्कल्स के इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉमन chord बोलो या कॉमन टेंजेंट बोलो या फिर रेडिकल एक्सिस बोलो, दे आर दी स्ट्रेट लाइंस, और स्ट्रेट लाइन में हमेशा एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है अभी, आपकी क्वेरी सवाल है तो पूछ लीजिए। सर आपने आखिरी में भी क्या बताया, फिर से रिपीट कर दो। वही एक, यदि इंटरसेक्ट करेंगे दो डिस्टिंक्ट पॉइंटों पे तो फिर ये जो इक्वेशन है वो कॉमन chord बन जाएगी। कॉमनली टच कर रही है तो कॉमन टेंजेंट, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर ये कॉमन chord हो जाएगी। मतलब ये वाली chord पहले सर्कल का भी chord है, ये वाला chord दूसरे सर्कल का भी chord है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कॉमन chord। सर अगर दो सर्कल कॉन्करेंट रहे तो फिर उस वक्त रेडियल एक्सिस होगा क्या? कॉन्करेंट का मतलब तो ये होता है, कॉन्करेंट का मीनिंग क्या समझ? मतलब उनका सेम सेंटर होगा। सेम सेंटर होगा, कॉन्करेंट नहीं बोलते उसको, कॉन्सेंट्रिक बोलते। समझ
है ना। और कॉन्सेंट्रिक के केस में ये चीज डिफाइंड ही नहीं होती। ये चीज डिफाइन होती है केवल 3 सिचुएशन में, जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करे, और जब सर्कल एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर लाई करे, आउटसाइड। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक में ये आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक में किसी कॉमन पॉइंट से जब आप टेंजेंट गिराओगे दोनों सर्कल पर, तो वो टेंजेंट की लेंथ बराबर नहीं आएगी। और सर अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तभी? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उस केस में भी सिचुएशन ये होगी, दोनों के रेडियस चेंज हो जाएंगे, सेंटर्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये केवल 5 में से 3 सिचुएशन में बनता है, तीनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। ओके अंदर के सर। लिए कोई बनेगा नहीं। सर हाँ बोलो मयूर। सर दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली कंडीशन में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम? वो तो सर्कल की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट करके दिया जाएगा, सर्कल की इक्वेशन दी जाएंगी। ठीक है, तो ये अब आपने पहचानना होगा कि वो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रहे हैं। C1 C2 ग्रेटर देन R1 + R2 आ रहा है, या C1 C2 R1 + R2 के बराबर आ रहा है, या C1 C2 R1 + R2 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो वो सर्कल की इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। और कई बार क्वेश्चन से भी ये डिसाइड हो जाता है कि क्वेश्चन में यदि आपको कॉमन टेंजेंट पूछा है, तब ये पक्की बात है कि सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यदि कॉमन कॉर्ड पूछा है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो डिपेंड क्वेश्चन पे भी करेगा, वो डिपेंड क्वेश्चन पे जो आपको डेटा गिवन है उस पर भी डिपेंड करेगा। सर्कल की इक्वेशन से आप उनकी पोजीशन जज कर सकते हो, ये अपन ने सीख लिया पहले। ओके सर। ओके, और कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए, तो एक रेडिकल एक्सिस पर ये इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इजी सवाल है, आप ट्राई करें उसको, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे। तो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन रेडिकल एक्सिस। ट्राई करें आप इसको। क्वेश्चन है, इफ 2x - 3y = 0 is equation of common chord of circles x² + y² + 4x = 0, and x² + y² + 2λy = 0, then लैम्डा का वैल्यू कितना हो? ऑप्शन है 0, 1, 2। आपको अपना आंसर ABCD के टर्म्स में करना है। मयूर करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट है, अक्षत राम टेके करेक्ट है, वेरी गुड। अरमान सॉरी आर्यन गणवीर करेक्ट है।
संकेत उमरेडकर करेक्ट। सुजल करेक्ट है। नहीं सुजल चेक करें, रॉन्ग है। रवि कुमावत करेक्ट है, वेरी गुड। हर्ष अंबारते चेक करें। अन्वेषा हेडाऊ करेक्ट। मानसी करेक्ट। सेजल करेक्ट। खुशी चेक करो, खुशी गलत हो गया ये। वेदांशु करेक्ट है, वेरी गुड। सर हाँ बोलिए। सर वो जो कॉमन कॉर्ड जो होती है मतलब जिसको अपन रेडिकल एक्सिस बोलते हैं, तो कॉमन कॉर्ड पे लाई करने वाले पॉइंट भी अपन इंक्लूड करते हैं उसमें या नहीं? नहीं, केवल वो 2 पॉइंट इंक्लूड करेंगे जो सर्कल पर लाई कर रहे हैं। मतलब 2 इंटरसेक्शन वाले, हाँ, बाकी कॉर्ड वाले नहीं? कॉर्ड वाले मतलब किस पे लाई, क्या पूछना चाह रहे हो, मतलब समझ नहीं पाया मैं। जो रेडिकल एक्सिस जो होता है अपन बोलते हैं कि वो कॉमन कॉर्ड ही होती है ना, कॉमन हाँ, कॉर्ड के रेडिकल एक्सिस बोलते हैं, तो कॉर्ड पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो तो इंक्लूड नहीं होंगे ना? कॉर्ड पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे दोनों सर्कल पे टेंजेंट बनाओगे तो उनकी लेंथ बराबर आएंगे। ये कॉर्ड का कंसेप्ट है, मतलब रेडिकल एक्सिस का कंसेप्ट है कि वो सारे पॉइंट्सों का ज्वाइनिंग है जिनसे दोनों सर्कल पे जो टेंजेंट गिराई गई हैं वो लेंथ में इक्वल आए बस। तो जो पाथ तो बनता है वो पाथ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जैसे जो कॉर्ड जो आ रही है, जो कॉमन कॉर्ड है, उस पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो भी रेडिकल एक्सिस पे आएंगे, तो सर वो पॉइंट से अपन एक्सिस मतलब टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट थोड़ी, फिर कॉमन कॉर्ड बन जाएगी ना वो, तो फिर जब इंटरसेक्ट करेंगे, जब टच करेंगे तो कॉमन टेंजेंट बनेगी, और जब सर्कल एक दूसरे को ना टच करें ना इंटरसेक्ट करें तब फिर वो रेडिकल एक्सिस कहलाने लगी। मतलब नाम वही है, लेकिन जब पोजीशन चेंज होती है तो पोजीशन के साथ नाम चेंज हो जाता है। हर बारी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आती है, बस अपन जब टच करते हैं तो कॉमन टेंजेंट, और जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कॉर्ड बोलने लगते हैं उसको। कुणाल और भुवन करेक्ट है। ऋषभ करेक्ट। लेकिन सर हम तो ये बोलते हैं ना कि हाँ, सर मतलब जैसे रेडिकल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसपे जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं उस वो हाँ, पॉइंट से जब अपन सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इक्वल होते हैं। तो दोनों सर्कल। जैसे अभी हम्म, तो जैसे वो जो अपना केस हो गया कॉमन कॉर्ड वाला, उसमें जो कॉमन कॉर्ड होती है वही रेडिकल एक्सिस होती है, तो इसका हाँ, मतलब कॉमन कॉर्ड से अपन जो भी कॉर्ड पे पॉइंट लाई कर रहे हैं उससे अगर अपन सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें दोनों पे तो इक्वल होंगे। तो हाँ। सर वो जो कॉर्ड से टेंजेंट कैसी बनेंगी, वो तो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है ना वो पॉइंट्स कॉर्ड वाले। नहीं तो पूरे पॉइंट्स नहीं लेंगे ना भाई, कुछ पॉइंट वो तो छूट जाएंगे आपके पॉइंट, बाकी पॉइंट से तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लेंथ में इक्वल आएंगे ना। अच्छा, मतलब वो पॉइंट्स को हाँ, एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना? हाँ एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ऋतिक रोशन सात्विक चेक करें। क्लियर है अभी ऋषभ? हाँ सर, थैंक अभी देखिए सॉल्यूशन में करेक्ट आंसर इज 3, और सिंपली केवल सॉल्यूशन ये था कि जब कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन बनाएंगे तो इस इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन आपने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा, और इस इक्वेशन को जब आप गिवन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो लैम्डा की जगह पर 3 लिखा होगा, बस और कुछ नहीं। ये आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना था भाई। हर्ष मेश्राम चेक करें, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, आपको ABCD के टर्म्स में आंसर करना है। तो
दोनों सर्कल को उठा के सीधा सबट्रैक्ट किया, ये बन गई कॉमन कॉर्ड। हमको कॉमन कॉर्ड ये दी थी, तो ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की जगह पर 3 है, तो करेक्ट आंसर इज 3। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने दो कंसेप्ट आज पढ़े कि एक तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट का लेंथ आप निकाल सकते हो, और फिर इसी कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन अपन ने एक क्वेश्चन में करके दिखाया आपको कि रेडिकल एक्सिस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन भी आप ले लें यहाँ पर इसी पर बेस्ड। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। और इससे आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। कॉमन टेंजेंट मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट भी हो सकता है, पोजीशन पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी रेडिकल एक्सिस वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। मतलब तीनों कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले दो बताए, पोजीशन ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, और तीसरा जो आज मैंने आपको बताया कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इन तीनों सवालों पर बेस्ड एक कॉमन क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। सो क्वेश्चन इज दिस कि इस सर्कल्स x square plus y square equals to 9 and x square plus y square minus 12y plus 27 equals to 0 touch each other then equation of common tangent। कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? पहला ऑप्शन है 4y equals to 9, y equals to 3, y equals to minus 3 या x equals to 3। ये क्वेश्चन हो गया कॉमन टेंजेंट पे। मानसी चेक करें अपना आंसर। ऋषभ करेक्ट है, संकेत चेक करें। बाप रे, इतना जल्दी रॉन्ग होने लगा। आर्यन गणवीर करेक्ट है, आर्यन गणवीर करेक्ट। अन्वेषा करेक्ट। सुजल चेक करें। मयूर चेक करें। रवि कुमावत करेक्ट, रवि कुमावत करेक्ट। हर्ष अंबारते करेक्ट है, मयूर करेक्ट, संस्कृति करेक्ट, खुशी करेक्ट, सेजल करेक्ट, अश्लेषा करेक्ट। चलिए यदि सवाल पूछा था आप इसमें तब तक इसकी पोजीशन चेक कर सकते हो और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बता सकते हो। इसमें चूंकि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इस चीज को आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। अक्षर चेक करें, रॉन्ग है आंसर। अथर्वा चेक करें, रॉन्ग है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन अब। सुजल करेक्ट है, वेदांशु चेक करें।
So correct answer of this question is second option. और कॉमन टेंजेंट पूछा है, मतलब सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो अपन जानते हैं कि कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन s1 माइनस s2 0 है। यदि आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है तो आप पूरा सर्कल पहले लिख लिया करो, यदि कम से कम मिस्टेक करनी है ऐसा लिख लिया करो। और व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 12y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y बराबर 3 है। तो इजी सवाल था, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अंशु बगने करेक्ट है, विवेक करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और करें आप, कॉमन टेंजेंट पे क्वेश्चन इसको हटा देते हैं। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ एक साथ, ट्राई करिए। पहला में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन है आपके 4 0 2 1। Equation of common part of circle x square plus y square plus 4x plus 1 equals to 0 and x square plus y square plus 6x plus 2y plus 3 0। पहला ऑप्शन है x plus y plus 1 0, 5x plus y plus 2 0, 2x plus 2y plus 5 0, 3x plus y plus 3। मयूर चेक करें। संकेत उमरेटकर दोनों करेक्ट हैं। हर्ष अंबारते चेक करें। ऋषभ बोधे चेक करें, फर्स्ट रॉन्ग हो गया ऋषभ। मयूर सेकंड करेक्ट है। कुणाल फर्स्ट चेक करें।
मानसी फर्स्ट का करेक्ट है। अक्षत राम टेके दोनों चेक करें, रॉन्ग है। आराम से करिए, शांति से। अंशु बगने चेक करो, रॉन्ग हो गया। सेजल फर्स्ट का करेक्ट है। मानसी दोनों करेक्ट है। आर्यन गणवीर सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट चेक करें। रवि कुमावत फर्स्ट चेक करें, रॉन्ग है। संस्कृति सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। अन्वेषा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेक करें। अंशु फर्स्ट अभी करेक्ट है। ऋषभ चेक करें, फर्स्ट अभी भी रॉन्ग है। सेजल चेक करें। मयूर फर्स्ट का करेक्ट है। अक्षत दोनों चेक करें, सेजल चेक करें। हर्ष अंबाते सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट। 1 minute more, then we will discuss its solution. कुणाल सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। तेज प्रताप फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। अंशु बगने सेकंड करेक्ट। तन्मय रंगारी सेकंड करेक्ट। सेजल सेकंड करेक्ट। भुवन पाटिल सेकंड करेक्ट। अन्वेषा सेकंड करेक्ट। मनप्रीत सिंह फर्स्ट का चेक करें। रवि कुमावत फर्स्ट चेक करें। रवि कुमावत सेकंड भी चेक करें। भुवन पाटिल फर्स्ट चेक करें। जीविता फर्स्ट करेक्ट है। हर्षल भाकरे करेक्ट है। चलिए तो देखिए अब आंसर आप इसके और सॉल्यूशन। अब आंसर ना करें। सुजल फर्स्ट चेक करो। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एक ही टेंजेंट आता है। सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है C1, ये 4,1/2 आएगा। और रेडियस जब आप निकालोगे तो 16 + 1/4 - 10 आएगा। तो फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 4 + 1/4 आता है, इट इज √17/2। और इसका दूसरा सर्कल का जब सेंटर निकालोगे तो वो 6,2 पर है। और रेडियस कैलकुलेट करेंगे, इट इज 36 + 4 - 15, विच इज 40 - 15 25 5। और जब आप सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 9/4 5/4 आता है। ये कुछ गड़बड़ किया था रेडियस। यस सर, वहाँ पे 5/2 चाहिए ये 4 आया, रेडियस में।
और ये 1/2 आया, ठीक है ना, चेक कर लेते। 16 1/4 माइनस 10, सर 16 माइनस 10 6 होता है, आपने 4 लिखा। ठीक है। ये भी 5/2 आएगा। तो अब आप देखोगे कि C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 के बराबर है, और इसलिए एक कॉमन टेंजेंट बनता है। ठीक है, तो C1 C2 R1 माइनस R2 आएगा। और नाउ सेकंड क्वेश्चन तो फिर इजी था, कॉमन कॉर्ड पूछा था तो डायरेक्ट उठा के सब्ट्रैक्ट करना है। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आपकी S1 माइनस S2 बराबर 0 होगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2x माइनस का 2y और माइनस का 2 बराबर 0 आएगा। -2 से डिवाइड कर देना तो x प्लस वाई प्लस 1 0। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इतने कंसेप्ट पे अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इनको ट्राई करिए। कल हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू सर्कल्स कैसे निकालते हैं, और साथ में जब सर्कल एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब एंगल उनके बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन भी हम कल पढ़ेंगे। तो कल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार आप इसको टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सब खैर, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। सर थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। बाय। बोलो कुणाल, क्या बोल रहा? सर अगर अपन दोनों कुणाल आवाज कट रही बार बार। सर अगर अपन दोनों को ऐड कर दिए रेडियस को, तो वो तो बड़ा आएगा ना। हाँ, तो फिर उस वक्त तो 4 अपन यूज कर सकते हैं ना। नहीं उस वक्त नहीं, कंडीशन पूरी फुलफिल्ड होना, किसके बराबर आता है एग्जैक्टली वो देखना है आपने। क्योंकि यदि C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 के बराबर आ गया, तो वो R1 प्लस R2 से तो छोटा ही आएगा हर वक्त कंडीशन में। मतलब चारों कंडीशन चेक करके आंसर सिलेक्ट हाँ करना हाँ है ना। हाँ, और क्या। ओके सर। ओके, चलिए बाय।